हेलो एवरीवन, मैं हूँ दीपिका। आज हम पढ़ेंगे कर चले हम फिदा। इसके लेखक हैं कैफे आज़मी। तो बच्चों, सबसे पहले हम इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है? देखो, ये जो चैप्टर है ना, ये एक मूवी आई थी हकीकत, जो कि वॉर पर बेस्ड थी। मतलब युद्ध की पृष्ठभूमि पर वो फिल्म बनाई गई थी, ठीक है? तो उस मूवी के लिए एक सॉन्ग लिखा गया था, जो कि यही है, कर चले हम फिदा। ये जो गीत है ना, वो ऐसे ही सैनिकों के दिल की बात बयान करता है, जिन्हें अपने किए पर नाज है। साथ ही उन्हें अपने देशवासियों से कुछ आशाएं भी हैं। और वो देशवासी कौन है? आप और हम ही हैं, ठीक है? वो अपनी जान निछावर कर रहे हैं हमारी रक्षा के लिए, ताकि जो देश की आम जनता है वो सुरक्षित रह सके। लेकिन साथ ही साथ वो हमें कुछ संदेश भी दे रहे हैं, हमसे कुछ उम्मीदें भी लगा रहे हैं, और वही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो आइए फिर शुरू करते हैं। कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो बच्चों, कवि कहते हैं कि युद्ध भूमि में सैनिक देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों को न्यौछावर करते समय अपने आखिरी संदेश में कह रहे हैं कि कर चले हम फिदा। फिदा का मतलब होता है न्यौछावर करना, ठीक है? एक ऐसी चीज जो आपसे, आपके प्राणों से कहीं ज्यादा कीमती है, ऐसी चीज के लिए अपने आप को न्यौछावर कर देना, अपने आप को सौंप देना, ठीक है? जानो तन मतलब, जान का मतलब हो गया प्राण, और तन मतलब हो गया शरीर, ठीक है? और साथियों मतलब जो अपने साथ के होते हैं, ये सभी को पता है। तो बच्चों, वो सैनिक कह रहे हैं कि हम तो अपने देश की रक्षा करते हुए अपने शरीर और प्राण को न्यौछावर करके इस दुनिया से जा रहे हैं। अब तुम्हारे हवाले, हवाले मतलब जैसे सौंपना, आप किसी को कुछ चीज सौंप रहे हो, अपनी कोई चीज, ठीक है? वतन मतलब देश, और साथियों मतलब जो साथ के लोग हैं। तो अब यह देश तुम्हारे हवाले है, तुम ही इसकी रक्षा करना। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। सांस थमती गई। तो बच्चों, सैनिक अब उस दृश्य का वर्णन कर रहे हैं या हमें बता रहे हैं जब दुश्मनों ने देश पर हमला किया था। तो सैनिक कह रहे हैं कि जब हमारी सांसें जो हैं वो हमारा साथ नहीं दे रही थी, सांस थमती गई मतलब जो हमारी सांस है अब वो थम रही है। थमना मतलब होता है रुकना, ठीक है? धीरे धीरे जब रुकने लगती है। और नब्ज का मतलब होता है नाड़ी, मतलब जो हमारे शरीर में नसें होती है ना, नस, वही नस, नाड़ी या फिर नब्ज, कुछ भी कह लो। नब्ज जमती गई। तो बच्चों, उनकी नब्ज कब जमी होगी? देखो, जो सैनिक होते हैं वो कहाँ हैं? वो हिमालयी क्षेत्र में है कि नहीं? और वहां पर इतनी ज्यादा ठंड है कि ठंड के कारण उनकी जो नाड़ी है, उनकी जो नसें हैं, उसका खून भी जमने लगा है। फिर भी बढ़ते कदम को ना रुकने दिया। मतलब फिर भी हमारी ऐसी हालत है कि हम, सांस भी हमारी रुकने लगी है और हमारी जो नाड़ी है वो जम गई है, उसका खून जम चुका है। फिर भी हमने अपने कदमों को आगे बढ़ने से नहीं रोका है, अर्थात दुश्मनों को पीछे ढकेलते गए। वो हिम्मत हार वहां पर नहीं हुए हैं, वो आगे बढ़ते जा रहे हैं और दुश्मनों को वो पीछे ढकेलते जा रहे हैं, ठीक है? दुश्मनों को वो अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हैं, उनको धकेलते जा रहे हैं। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने ना झुकने दिया। बच्चों, हिमालय जो है वो हमारे देश का प्रतीक है। किस चीज का? मान सम्मान का, गौरव का प्रतीक है, ठीक है? तो वो सैनिक कह रहे हैं, कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं। गम का मतलब क्या है? दुख, ठीक है? तो वो कह रहे हैं कि शत्रु से लड़ते लड़ते अगर हमारे सिर कट भी जाते हैं तो भी हमें जरा भी दुख नहीं है, बल्कि इस बात का गर्व है। किस चीज का? कि सर हिमालय का हमने ना झुकने दिया। मतलब हमारे गौरव का जो प्रतीक है, जो हिमालय है, हमने उसे नहीं झुकने दिया।
इसका मतलब है कि हिमालय अर्थात देश का जो मान सम्मान है उसे ठेस नहीं लगने दी और हिमालय पर दुश्मनों के कदम नहीं पड़ने दिए। दुश्मनों को हमने हिमालय तक पहुंचने ही नहीं दिया। ठीक है। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। बच्चों, बाकपन का मतलब होता है साहस, उत्साह, जवानी का उत्साह जो होता है, या जोश। ठीक है। तो सैनिक जो है वो अंतिम समय तक भी देखो, उनके प्राण बिल्कुल निकलने को तैयार हैं, उनकी सांसें थमने लगी हैं, रुकने लगी हैं, और उनकी जो नब्ज है, जो उनकी नाड़ियां हैं, नसें हैं, उनका खून ठंड की वजह से जमने लगा है। उसके बावजूद वो दुश्मनों का डटकर मुकाबला कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अंतिम समय तक भी हमने हिम्मत और वीरता के साथ दुश्मनों का मुकाबला किया। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, मतलब अब इस देश की रक्षा का भार हम तुम्हें सौंप रहे हैं, यानी देश की बागडोर तुम्हारे हाथ में है, अतः इसकी रक्षा करो। ठीक है बच्चों, इन लाइनों का अर्थ आप बहुत अच्छे से समझो। देखो, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, लाइन बाय लाइन मीनिंग आपको पढ़ करके ही समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है। अब आप इसका प्रसंग लिखोगे। जितनी भी लाइन एग्जाम्स में आती हैं, भले ही 2 आए, 4 आए, 6 आए, या ये पूरा पैराग्राफ आए, इसका आप अर्थ एक बार समझ लोगे ना, तो प्रसंग तो भाई उसमें 2 लाइनें सभी में कॉमन होती हैं, जिसमें आप पाठ्य पुस्तक का नाम और कवि का नाम लिखते हो। ठीक है। उसके बाद उन लाइनों में क्या कहा जा रहा है, क्या संदेश दिया जा रहा है, उसको आपने शॉर्ट में लिखना है। और जब आप इसकी व्याख्या करोगे तो जितनी लाइन दी गई है आप सिर्फ उसका लिखोगे। ठीक है। फिलहाल हम इस पैराग्राफ का लिखते हैं। तो आप प्रसंग में लिखोगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से ली गई हैं। इसके कवि कैफी आजमी हैं। इन पंक्तियों में कवि एक वीर सैनिक का अपने देशवासियों को दिए आखिरी संदेश का वर्णन कर रहे हैं। ठीक है। और व्याख्या में आप लिखोगे, कवि कहते हैं कि सैनिक अपने आखिरी संदेश में कह रहे हैं कि वो अपने प्राणों को देश हित के लिए न्यौछावर कर रहे हैं। अब यह देश हम जाते जाते आप देशवासियों को सौंप रहे हैं। सैनिक उस दृश्य का वर्णन कर रहे हैं जब दुश्मनों ने देश पर हमला किया था। सैनिक कहते हैं कि जब हमारी सांसें हमारा साथ नहीं दे रही थी और हमारी नाड़ियों में खून जमता जा रहा था, फिर भी हमने अपने बढ़ते कदमों को जारी रखा, अर्थात दुश्मनों को पीछे धकेलते गए। सैनिक गर्व से कहते हैं कि हमें अपने सिर भी कटवाने पड़े तो हम खुशी खुशी कटवा देंगे, पर हमारे गौरव के प्रतीक हिमालय को नहीं झुकने देंगे, अर्थात हिमालय पर दुश्मनों के कदम नहीं पड़ने देंगे। हम मरते दम तक वीरता के साथ दुश्मनों का मुकाबला करते रहे। अब इस देश की रक्षा का भार आप देशवासियों को सौंप रहे हैं। तो बच्चों, इस तरह से आप अगर व्याख्या में इतना भी लिखेंगे ना, आपके मार्क्स कहीं नहीं गए। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुस्वा करे वो जवानी जो खून से नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो बच्चों, सैनिक कहते हैं कि हमारे पूरे जीवन में हमें जिंदा रहने के कई अवसर मिलते हैं, है ना। जिंदा रहने के मौसम, मौसम का मतलब यहाँ पर अवसर या फिर मौकों से है कि हमें जिंदा रहने के ऐसे मौके बहुत बार मिलते हैं, लेकिन जान देने की रुत रोज आती नहीं। रुत का मतलब मौसम या ऋतु है, लेकिन यहाँ पर एक तरीके से यूं समझो कि मौका कहना चाह रहे हैं वो, कि अवसर। ठीक है। लेकिन अपने देश की रक्षा के लिए मर मिटने का अवसर बार बार नहीं मिलता है। हुस्न और इश्क दोनों को रुस्वा करे। रुस्वा का मतलब होता है बदनाम करना। तो सैनिक देश के नौजवानों को प्रेरित करते हुए कह रहे हैं कि सुंदरता और प्रेम का त्याग करना सीखो। हुस्न का मतलब क्या है? खूबसूरती है ना। और इश्क का मतलब क्या है? प्रेम है। वो जवानी जो खून से नहाती नहीं। खून का मतलब क्या है? खून या फिर रक्त। ठीक है।
तो वो कह रहे हैं कि जवानी की अवस्था ही वह अवस्था यानी वो स्टेज होती है जब सौंदर्य, प्रेम और जोश सबसे ज्यादा होता है। यदि उस जवानी में देश की रक्षा करते हुए खून नहीं बहाया तो उस जवानी का क्या फायदा, यानी वो जवानी व्यर्थ है। मतलब युवाओं को देश की रक्षा के लिए हमेशा आगे रहना ही चाहिए। वो कह रहे हैं कि ऐसी जवानी का क्या फायदा अगर आपने वो सिर्फ हुस्न और इश्क के पीछे बर्बाद कर दी, तो क्या फायदा। जबकि आपकी जवानी जो है यानी आपका जो जीवन है वो देश की रक्षा के लिए काम आना चाहिए। ठीक है, आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो बच्चों, सैनिक जो है वो देश की धरती को, जो हमारे देश की धरती है ना, उसे दुल्हन की तरह मानते हैं और कहते हैं कि आज हमारे लिए जो हमारी धरती है वही दुल्हन है और हमें उसी की रक्षा में अपना सर्वस्व न्यौछावर करना है और दुश्मनों से उसे बचा कर रखना है। देखो बच्चों, इसे इस तरह से समझो कि जिस तरह दुल्हन को स्वयंवर में हासिल करने के लिए राजा किसी भी मुसीबत को पार कर जाता था, है ना, उसी तरह तुम भी इस दुल्हन को दुश्मनों से बचा कर रखना। यही संदेश वो सैनिक देना चाह रहे हैं। ठीक है, और आगे कह रहे हैं कि अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इसका मतलब है कि अब यह देश तुम्हारे हवाले है और हम देश की रक्षा का दायित्व आप देशवासियों को छोड़कर जा रहे हैं। ठीक है, तो प्रसंग में आप लिखोगे प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से ली गई हैं। इसके कवि कैफी आजमी हैं। इन पंक्तियों में कवि सैनिक के बलिदान का भावनात्मक रूप से वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, और व्याख्या में आप लिखोगे सैनिक कहते हैं कि हमारे पूरे जीवन में हमें जिंदा रहने के कई अवसर मिलते हैं, लेकिन देश के लिए प्राण न्यौछावर करने की खुशी कभी कभी किसी किसी को ही मिल पाती है। अर्थात सैनिक देश पर मर मिटने का एक भी मौका नहीं खोना चाहते। साथ ही वे देश के नौजवानों को प्रेरित करते हुए कहते हैं कि सुंदरता और प्रेम का त्याग करना सीखो, क्योंकि वो सुंदरता और प्रेम ही क्या, वो जवानी ही क्या जो देश के लिए अपना खून ना बहा सके। कवि आगे कहते हैं कि सैनिक देश की धरती को दुल्हन की तरह मानते हैं और कहते हैं कि आज हमारे लिए हमारी धरती ही दुल्हन है और हमें उसी की रक्षा में अपना सर्वस्व न्यौछावर करना है और दुश्मनों से बचा कर रखना है। अब यह देश तुम्हारे हवाले है और हम देश की रक्षा का दायित्व आप देशवासियों को छोड़कर जा रहे हैं। राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। राह मतलब रास्ता, कुर्बानियां मतलब बलिदान देना, अपने आप को कुर्बान कर देना। कि न वीरान हो, वीरान का मतलब होता है सुनसान। ठीक है, ये कुर्बानियों का यानी इस बलिदान की जो ये राह है, बलिदान का जो रास्ता है वो सुनसान नहीं होना चाहिए। मतलब सैनिक कहते हैं कि हम तो देश के लिए बलिदान दे रहे हैं, कुर्बान हो रहे हैं, परंतु हमारे बाद भी ये सिलसिला चलते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई ठीक है हमने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राण दिए, उसके बाद शत्रु जो है वो देश के अंदर आकर के बैठ गए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम सजाते ही रहना नए काफिले। काफिले का मतलब होता है यात्रियों का समूह या फिर झुंड। मतलब जब भी जरूरत हो तो इसी तरह देश की रक्षा के लिए एकजुट होकर आगे आना चाहिए कि भाई हम लोग कुर्बान होके चले गए तो नए लोग आने चाहिए देश की रक्षा के लिए मर मिटने को जो तैयार हों। ठीक है, ऐसे सैनिकों के नए नए जत्थे यानी नए नए जो ग्रुप हैं, समूह हैं या काफिले हैं वो तैयार रहने चाहिए। फतह का जश्न, फतह का मतलब होता है जीत और जश्न का मतलब होता है जो खुशी मनाते हैं, जो उत्सव वगैरह बनाते हैं। ठीक है, इस जश्न के बाद है यानी जीत का जो जश्न है
देखो, एक बार हमने यह संघर्ष और बलिदान का उत्सव मना लिया, तो अगला जो उत्सव होगा वो किस चीज का होगा? वो जीत का होगा, फतह का। ठीक है, फतह मतलब जीत। वो जीत का जश्न होगा। लेकिन वो जश्न मनाने का मौका कब मिलेगा? इस जश्न के बाद, मतलब जब हम यहाँ पर दुश्मन का मुकाबला पूरी बहादुरी से करेंगे, उसे हराएंगे, तभी तो फतह का जश्न मना पाएंगे, है ना? यानी बलिदान के पथ पर हमें विजय अवश्य प्राप्त होगी, ऐसा उन सैनिकों का कहना है। जिंदगी मौत से मिल रही है गले, कि वैसे भी जीत की खुशी तो देश पर प्राण न्यौछावर करने की खुशी के बाद दो गुनी हो जाती है। उस स्थिति में ऐसा लगता है मानो जिंदगी मौत से गले मिल रही हो। ठीक है, बांध लो अपने सर से कफन साथियों। देखो, सर से कफन बांधना का मतलब होता है मृत्यु और बलिदान के लिए तैयार रहना। ठीक है, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो वो कह रहे हैं कि मेरे साथियों, देश के लिए मर मिटने का अवसर आया है, तुम अपने बलिदान के लिए तैयार हो जाओ। हम तो बलिदान करके दुनिया से जा रहे हैं, अपने सर पर कफन बांध लो। मतलब आप किसी भी तरह के बलिदान के लिए आप तैयार रहो। और बलिदान किस चीज के लिए दिया जा रहा है? देश की रक्षा के लिए। ठीक है, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब यह देश तुम्हारे सहारे है, इसे शत्रुओं से बचा कर रखना। ठीक है, तो बच्चों, प्रसंग में आप लिखोगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी पाठ्यपुस्तक स्पर्श 2 से ली गई हैं। इसके कवि कैफी आजमी है। इन पंक्तियों में सैनिक देशवासियों को देश के लिए बलिदान करने के लिए तैयार रहने को कहते हैं। और व्याख्या में आप लिखोगे, सैनिक कहते हैं कि हम तो देश के लिए बलिदान दे रहे हैं, परंतु हमारे बाद भी ये सिलसिला चलते रहना चाहिए। जब भी जरूरत हो तो इसी तरह देश की रक्षा के लिए एकजुट होकर आगे आना चाहिए। जीत की खुशी तो देश पर प्राण न्यौछावर करने की खुशी के बाद दोगुनी हो जाती है। उस स्थिति में ऐसा लगता है मानो जिंदगी मौत से गले मिल रही हो। अब ये देश आप देशवासियों को सौंप रहे हैं। अब आप अपने सर पर मौत की चुनरी यानी कफन बांध लो, अर्थात अब आप देश की रक्षा के लिए तैयार हो जाओ। और ये देश अब आपके सहारे है और इसे शत्रुओं से बचाकर रखना। ठीक है, खींच दो अपने खूं से जमी पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। रावण बच्चों, यहाँ पर रावण का मतलब है देश का जो दुश्मन है। ठीक है, दुश्मन के लिए रावण शब्द जो है वो लिया गया है। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो बच्चों, जो देश के लिए शहीद होने वाले सैनिक हैं ना, वो अपने मृत्यु को गले लगाने से पहले जो बाकी सैनिक हैं, जो अन्य सैनिक हैं, उनको संबोधित करते हुए या उन्हें उत्साहित करते हुए, उनके ऊपर जोश भरते हुए उनसे कह रहे हैं कि तुम भी अपने खून से, खून मतलब खून, जमी का मतलब होता है धरती और लकीर का मतलब होता है रेखा। ठीक है, अब यहाँ पर रावण का जिक्र हुआ है, तो ये कौन सी रेखा है? ये लक्ष्मण रेखा की बात हो रही है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि तुम भी अपने खून से इस धरती पर एक ऐसी लक्ष्मण रेखा खींच दो कि कोई भी रावण रूपी जो दुश्मन है वो इसे पार करने की हिम्मत ना कर सके। इस तरफ आने पाए ना रावण कोई, मतलब ऐसा भय, ऐसा डर उन दुश्मनों के मन में भर दो कि हमारे देश की सीमा में कदम रखने की भी वो हिम्मत ना कर सके, सोच भी ना सके। ठीक है, तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई। तो सैनिक जो है ना, वो अपने देश की धरती को सीता के दामन की तरह, दामन का मतलब होता है आंचल, ठीक है, सीता माता के आंचल की तरह मानते हैं और कहते हैं कि अगर किसी शत्रु का हाथ उस आंचल की तरफ बढ़े, यानी आंचल को छूने के लिए, इसका मतलब है कि भारत माता की ओर बढ़े, तो तुरंत ही उसे तोड़ दो या फिर काट दो।
भारत माता के सम्मान को किसी भी तरह की कोई ठेस नहीं लगनी चाहिए। राम भी तुम्ही लक्ष्मण साथियो। अपने वतन की रक्षा के लिए तुम ही राम हो और तुम ही लक्ष्मण हो। खुद को पहचानो, तुम ही भारत के रक्षक हो। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब हम यह देश तुम्हारे हवाले करके दुनिया से जा रहे हैं। इसकी रक्षा का दायित्व अब तुम पर ही है। वो अपने साथियों को और इस देश के जितने भी देशवासी हैं, आप और हम हैं, हम सभी को ये संदेश देते हुए वो संबोधित कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके प्रसंग में आप लिखोगे, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 2 से ली गई हैं। इसके कवि कैफी आजमी है। इन पंक्तियों में सैनिक देशवासियों को प्रेरित कर रहे हैं। ठीक है, और व्याख्या में आप लिखोगे, सैनिक कहते हैं कि अपने खून से लक्ष्मण रेखा के समान एक रेखा तुम भी खींच लो और ये तय कर लो कि उस रेखा को पार करके कोई भी रावण रूपी दुश्मन इस पार न आ सके। सैनिक अपने देश की धरती को सीता के आंचल की तरह मानते हैं और कहते हैं कि अगर कोई हाथ इस आंचल को छूने के लिए आगे बढ़े तो उसे तोड़ दो। अपने वतन की रक्षा के लिए तुम ही राम हो और तुम ही लक्ष्मण हो। अब इस देश की रक्षा का दायित्व तुम पर है। ठीक है, तो बच्चों, इस तरह से ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर कोई भी छोटा सा भी डाउट होता है ना, तो मुझे कमेंट करना मत भूलना। पूरी कोशिश करूँगी कि आपका डाउट दूर कर सकूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, कीप लर्निंग एंड टेक केयर।